नमस्कार। देश में जब से चुनावों की लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, यानी आदर्श चुनाव संहिता जब से लगी, तब से रह रह करके कुछ कुछ समाचार अब ऐसे सतह पर आने लगे हैं जो मोदी सरकार को असहज कर रहे हैं। सबसे पहले तो चुनाव की घोषणा के साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता तक जब तक पहुंचती 21 मार्च को, देर शाम होते होते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ब्यौरा था, जो सारी उसकी बारीकियां थीं, जो जानकारियां थीं, उससे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी की चर्चा होने लगी। अब संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाले में जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं जैसे लगता है कि संजय सिंह आरोप मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए। दूसरी तरफ बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछले 6-8 महीनों से संजय सिंह की गिरफ्तारी जब से हुई, तब से लगातार गला फाड़ फाड़ कह रहे थे कि अगर ये आरोपी नहीं है और अगर इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है तो फिर इनको अदालत से जमानत क्यों नहीं मिल रही। कई बार आपको भी लगता होगा कि जरूर कुछ न कुछ है जिसकी वजह से इन्हें जमानत नहीं मिल रही। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कल ईडी को फटकारा भी और जमानत दे दी, उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि आखिर जिस संजय सिंह को पिछले 6 महीने से जेल में डाला गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो हुआ क्या। आपको मालूम भी होगा वैसे, लेकिन मैं बहुत सारी जो खबरें इधर 2-3 दिन से हैं उसको एक जगह आपको बहुत कम शब्दों में, सरल और सहज शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या। संजय सिंह की बेल आपको पता है, पीएमएलए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जिसके तहत मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए, जिसके तहत संजय सिंह गिरफ्तार किए गए, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए। तो ये जो इसका जो 45 सेक्शन है वो ये कहता है कि मतलब उसमें आरोपी को अगर ईडी को गिरफ्तार करने का पूरा पूरा हक है। आरोपी को खुद ये बताना होगा कि वो साफ सुथरा है, यानी उस पर उसको प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर इसमें आप गिरफ्तार किए जाते हैं तो अदालत में जब तक जांच एजेंसी यानी ईडी आपकी जमानत का विरोध न करे, तब तक आपको जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है। संजय सिंह के केस में नहीं तो अदालत मेरिट और तथ्यों पर जाकर के भी जमानत दे सकता है। कल के संजय सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के वकील से यही बात पूछी कि 6 महीने तक जेल में रहने के बावजूद आपके पास क्या ऐसी चीज है कि आप नहीं तो बताएं कि उनको 6 महीने तक रखने के बाद और कितने दिन तक आपको रखना है, और नहीं तो हम फिर इसका मेरिट और तथ्यों के आधार पर फैसला करेंगे। इसमें तो कहीं पैसे की रिकवरी हुई नहीं, कहीं पैसा मिला नहीं। उसके कुछ देर के बाद ईडी की तरफ से जो सरकारी वकील पेश हुए, उन्होंने जमानत का विरोध नहीं किया और संजय सिंह के बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया। संजय सिंह अब दिल्ली शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। आपको पता ही है संजय सिंह किस तरह के मुखर वक्ता है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया इतने दिनों से जेल में बंद है, अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, तो पिछले 1.5 सालों से इस मामले में जो गिरफ्तारी हो रही है, ईडी चार्जशीट, इस मामले में पहले जो 3 चार्जशीट दाखिल की गई उसमें आम आदमी पार्टी के किसी नेता का जिक्र नहीं किया गया। चौथी जो गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया का, चौथी जो चार्जशीट सप्लीमेंट्री दाखिल की गई उसमें मनीष सिसोदिया का नाम आया, और 5वीं जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई उसमें संजय सिंह का नाम आया। इस केस में सीबीआई ने केस शुरू किया था। सीबीआई ने जांच शुरू की जब एलजी ने इस बात की, एक मुख्य सचिव ने जो करीब 150 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान की चिट्ठी एलजी को लिखी, और एलजी ने इस पूरे दिल्ली शराब घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की, और उसके बाद जुलाई 2022 के बाद ये सीबीआई की जांच शुरू हुई। सीबीआई ने शुरुआती दौर में एफआईआर में जिन लोगों का नाम रखा था, लिखा था, और बाद में ईडी ने इस जांच को ले लिया। जिन लोगों का शुरुआती दौर में नाम रखा, जिन्हें गिरफ्तार रखा, बाद में उन्हीं लोगों के सरकारी अप्रूवर बनने पर और उनके ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, जिसमें एक वाईएसआर कांग्रेस के एमपी के बेटे भी हैं
और दिनेश अरोड़ा भी है, शरद रेड्डी भी है। शुरुआती दौर में ये लोग गिरफ्तार किए गए थे और बाद में इन्हीं लोगों को ईडी ने गवाह बना दिया। जब ये गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, अदालत में ईडी ने इनकी जमानत का विरोध नहीं किया और ये बाहर आ गए। उसमें से एक आरोपी तो 25वीं सालगिरह मनाने के लिए स्पेन जाने की भी इजाजत पाने में कामयाब हो गए और इन्हीं लोगों के बयानों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जब अदालत में दलील दे रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कह देने से ही आरोप हो जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, तो अगर मैं कहूं कि मैंने प्रधानमंत्री को पैसे दिए हैं या गृह मंत्री को या किसी को, तो क्या उनको जांच एजेंसी गिरफ्तार कर लेगी? सवाल ये उठता है कि अब संजय सिंह के जमानत के बाद मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जमानत का मामला क्या रास्ता खुल रहा है? और ये बात इसलिए भी जरूरी है, ये 100 करोड़ रुपए का कुल मामला ये है कि 100 करोड़ रुपए का नगद भुगतान इस मामले में किया गया। लेकिन शरद रेड्डी जो इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए थे, अरबिंदो फार्मा के जो एमडी हैं, उन्होंने गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खरीदा और भारतीय जनता पार्टी ने वो 50 करोड़ से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड भुना भी लिया और उसी के बाद उनको जमानत भी मिल गई और इस मामले में वो अप्रूवर भी हो गए। अरविंद केजरीवाल का नाम भी उन्होंने लिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी बार बार ये कहती है कि ये जो मनी ट्रेल है, वो आरोप ये लगाते हैं कि मनी ट्रेल वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती है। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन शराब के व्यवसायियों ने, जिन्होंने दिल्ली में ठेका लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अगर आम आदमी पार्टी को पैसा दिया होता और ये सच्चाई सामने आती तो कुछ अलग थी। लेकिन आरोपी दिल्ली शराब घोटाले का, उसने बॉन्ड खरीदे और उसने इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दान किए और बीजेपी ने बिना समय गंवाए उसको भुना भी लिया और उसे जमानत भी मिल गई। तो ये बिल्कुल साफ साफ मामला है। दूसरी बात यह है कि विपक्षी दलों के नेता ये इलेक्शन से पहले भी और अभी भी बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, जो उधर चला जाता है वो धुल जाता है, जो विपक्ष में है उस सबको जेल में ठूसा जाता है। एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसने ये खुलासा किया है कि 2014-15 से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से लेकर आज तक 25 दूसरे दलों के नेताओं ने जो अपनी निष्ठा बदली और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ कदम बढ़ा दिए या उसमें शामिल हो गए, उनमें से 23 लोगों को जांच एजेंसियों की जांच में राहत मिली है, जिसमें कि 3 केस बंद कर दिए गए, 3 केसेस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई और जो बाकी केसेस हैं वो सब कोल्ड स्टोरेज में चले गए। पूरी की पूरी ईडी और सीबीआई की सक्रियता अब जो विपक्ष में बचे नेता हैं उनके खिलाफ है। मैं आगे एक एक केस के बारे में भी आपको बताता हूं, कुछ चुनिंदा केसेस के बारे में, लेकिन ये जरूर है कि 2 चीफ मिनिस्टर ईडी ने पिछले 3-4 महीने में गिरफ्तार किए हैं। हेमंत सोरेन ईडी ने गिरफ्तार किया और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, जो कि उनसे विरोधी खेमे की मानी जाती है। और आपको याद होगा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी और जब लग रहा था कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की वाइफ हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का एक आइडिया हेमंत सोरेन के दिमाग में आया था। मैं उस वक्त रांची में था, मुझे मालूम है उन्होंने अपने एक विधायक का एकाएक अपनी एक सीट से इस्तीफा दिलवा दिया और माना यह गया कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो अगले 6 महीनों में कल्पना सोरेन को वहां से विधानसभा का टिकट दिया जाएगा और सदन में पहुंच जाएंगी। हालांकि सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के बड़े भाई की पत्नी है, वो इस बात पर बहुत उनका ऐतराज था। उनके भाई उनके पति शिबू सोरेन के सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन थे और वो बहुत सक्रिय भी थे। उनकी बीमारी की वजह से कम उम्र में मौत हो गई और वो बहुत सक्रिय भी थे। हेमंत सोरेन उतना राजनीतिक तौर पर प्रगाढ़ या मजबूत नहीं माने जाते थे जितना उनके बड़े भाई माने जाते थे और निश्चित रूप से अगर वो होते तो सत्ता का उत्तराधिकार दुर्गा सोरेन सीता सोरेन की पति को ही मिलता। लेकिन सीता सोरेन का ये कहना था कि हेमंत सोरेन के बाद परिवार में वही एमएलए है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। उनकी नाराजगी हेमंत सोरेन, जब वहां चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया
तो सीता सोरेन के रास्ते रुक गए। अब उनकी नाराजगी को भारतीय जनता पार्टी को भुनाना था। अब मौका भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। सीता सोरेन एक बहुत दिलचस्प मामले में वो 2022 में राज्यसभा चुनाव में 1.5-2 करोड़ रुपए लेने का कैश लेने का उन पर आरोप लगा था। वो पैसा इनकम टैक्स ने एक इनोवा गाड़ी से बरामद भी कर लिया था। और ये आरोप जब लगा तो सीता सोरेन के ऊपर जांच बैठाई गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने, सीबीआई ने जांच की, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया और उनको भगोड़ा भी घोषित किया गया। बाद में सीता सोरेन हाई कोर्ट गई, उनको वहां से राहत नहीं मिली। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में था जिसमें उन्होंने ये दलील दी थी कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नरसिम्हा राव सरकार के 3 सांसदों को, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि सदन के भीतर वोट देने, प्रश्न पूछने, इन सब के आधार पर ये एक इम्यूनिटी है, ये छूट है सांसदों और विधायकों को, और सदन के भीतर वोट देने को लेकर, प्रश्न पूछने को लेकर पैसा लिया गया नहीं लिया गया, इस पर उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। यह 1998 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जो इसी मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के जरिए, एक बड़ी पीठ के जरिए उस फैसले को पलट दिया और उसने कहा ऐसा नहीं है, विधायक सांसद अगर पैसा लेके प्रश्न पूछते हैं या पैसा लेके वोट देते हैं तो उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस स्थिति में सीता सोरेन के खिलाफ अब सीबीआई की जांच और सीबीआई के शिकंजे में सीता सोरेन फंसने को राजी थी, अब उनको ट्रायल फेस करना पड़ता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी पड़ती। लेकिन इससे पहले कि कहीं कुछ हो, सीबीआई उनके खिलाफ अगला कदम उठाए, सीता सोरेन ने ही कदम उठा लिया और वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करते वक्त उन्होंने पीड़ा ये दिखाई कि हेमंत सोरेन और जो आज की झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो शिबू सोरेन के आदर्शों, नीतियों और आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए वो सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और उनको दुमका लोकसभा सीट से तुरंत का तुरंत प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया। इसी तरह से गीता मधु कोड़ा को आप जानते होंगे, देश में उनका नाम या इतिहास में नाम इसलिए दर्ज है कि वो निर्दलीय विधायक होते हुए देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री हुए, निर्दलियों और बड़ी पार्टी के सहयोग से, जिसमें कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन था। मधु कोड़ा के ऊपर बहुत सारे आरोप, सीबीआई ईडी की जांच हुई और बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे। उनकी पत्नी गीता कोड़ा अभी सांसद थी सिंहभूम से, लेकिन अभी मैं गया था रांची, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए राहुल गांधी गए थे, तो मैं आपको बताता हूं कि रांची की जनसभा में गीता कोड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के समर्थन में वो जबरदस्त भाषण दिया था। मैं उसका चश्मदीद हूं और ये अभी की बात है, मुश्किल से 1 महीने की बात होगी, 1 फरवरी लास्ट और मार्च के पहले हफ्ते की बात है। लेकिन वही मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जब ये मामला बना है तो उन्होंने भी पासा पलट दिया, पाला बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी ने दोनों बाहों से उनका समर्थन करते हुए उन्हें सिंहभूम से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है। तो सवाल ये है कि जो विपक्ष में है, जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में नहीं आ रहे, उनके खिलाफ ही ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है और जो सारी तेजी है वो चुनाव, अब आदर्श चुनाव से मैंने आपको बताया कि एक दिलचस्प बात हो रही है कि चुनाव संहिता के लागू होने के बाद अब मीडिया में भी, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब सरकार के वो कारनामे और सरकार की वो खबरें सतह पर आने लगी हैं जो इससे पहले 5 सालों में नहीं आती थी। अब आज एक चौंकाने वाली जो रिपोर्ट आई है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, वो ये है कि 25 जो विपक्ष के नेताओं ने पाला बदला, उसमें 23 को ईडी और सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियां, जिसमें इनकम टैक्स भी शामिल है, उनको राहत है, उनके खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। 3 मामलों में केस खत्म हो चुका है। आपको याद होगा पिछले साल इसी वक्त की बात है, इससे थोड़ा ज़्यादा मई जून की बात है, जब प्रधानमंत्री, देखिए किसी भी नेता ने या किसी भी पत्रकार ने या किसी भी खोजी पत्रकार ने आज तक, या किसी भी एनजीओ ने भी या किसी ने भी आज तक एनसीपी का नाम नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी नहीं रखा था। नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी और 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी, और इस पार्टी का घोटाला आप और उजागर करते रहिए, ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं,
जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था। उन्होंने एनसीपी को नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कहा था। उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का घोटाला इस पार्टी ने किया है, और उन्होंने कहा था कि इस पार्टी के घोटालों की खुलासे आपको करते रहने चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह कहा था, और उसके तुरंत बाद ये एनसीपी के सारे नेताओं ने पाला बदला। एनसीपी पार्टी टूटी और अजीत पवार जो 2014 से 2019 तक कांग्रेस और एनसीपी के सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और ज्यादातर वही मंत्रालय जो उनको कांग्रेस के साथ रहते हुए मिले थे। एकनाथ शिंदे एनडीए सरकार में शामिल होने के बाद भी उन्हें उप मुख्यमंत्री और ज्यादातर वही मुख्य मंत्रालय जो उस समय उनके पास थे वही इस समय उनके पास हैं। उस समय भी पुणे के वो इंचार्ज मंत्री हुआ करते थे, जहां बारामती उनका पैतृक निवास स्थान है वो आता था। इस सरकार में भी वो पुणे के इंचार्ज मंत्री हैं, और बारामती आज भी उनका पुणे में ही आता है। यानी केवल दल बदला है, और उनका ओहदा, उनके मंत्रालय, उनके चार्ज कहीं कुछ भी नहीं बदला है। जब तक वो उधर थे तब तक नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी में थे, और अब एनडीए यानी राष्ट्रवादियों का जो पूरा संगठन है या कुनबा है या गठबंधन है, अब वो उधर आ गए। अजीत पवार वही हैं जो 2019 में थे, जो 2024 में हैं। एक बात और कि अजीत पवार के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ महाराष्ट्र मैं आपको कुछ केसेस जल्दी जल्दी बता देता हूं कि कैसे फ्लिप फ्लॉप, कैसे जांच एजेंसियों ने अपना रुख नेताओं के पाला बदलने के रुख के हिसाब से बदला। उसमें अजीत पवार का केस बहुत क्लासिक है। 2019 अजीत पवार ही वो पहले व्यक्ति थे जो सुबह 8 बजे, अगर रिकॉर्ड में आएगा तो सुबह 7-8 बजे या उससे भी पहले केवल अकेले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले, आपको याद ही है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उनके साथ शपथ जा करके राजभवन में लिए थे। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ा और सरकार दूसरी बनी, और फिर दूसरी सरकार में भी अजीत पवार मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बने जब उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे। बहरहाल बात यह है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में उसके खिलाफ जांच नहीं हो रही थी। एक याचिका लगाई गई और हाई कोर्ट ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो महाराष्ट्र पुलिस की है उसको ये निर्देश दिया कि इस मामले में एफआईआर की जाए, इस मामले की जांच की जाए। तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस ऑफिस बिल विंग ने अजीत पवार के खिलाफ जांच शुरू की, लेकिन सरकार तो उस समय अजीत पवार सरकार में थे, हाई कोर्ट की तरफ से था। तो ईडी ने उसके संज्ञान को लेते हुए ईडी वहां पहुंच गई महाराष्ट्र, और डिप्टी सीएम थे अजीत पवार। ईडी ने वो जांच अपने हाथ में ले ली, ईडी ने कुछ प्रॉपर्टीज भी अटैच की। मैं आपको उसका सिलसिलेवार थोड़ा सा बताता हूं कि अगस्त 2019 में मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की, और सितंबर 2019 में ईडी यानी कि अगले महीने ही ईडी वहां पर पहुंच गई, जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है। अक्टूबर 20 में, चूंकि देखिए खेल, डिप्टी सीएम अजीत पवार थे, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, और मुंबई पुलिस की अपराध शाखा इसकी जांच कर रही थी, हाई कोर्ट के निर्देश पर कर रही थी। इसलिए अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र की आर्थिक अपराध शाखा ने केस क्लोज कर दिया। डिप्टी सीएम सरकार में थे अजीत पवार, लेकिन और जब यह केस क्लोज कर दिया तो ईडी ने, केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसको चैलेंज किया। कब? अक्टूबर 2020 में, और अप्रैल 2022 में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। लेकिन चार्जशीट दाखिल करने में एक बारीकी, जिस पहले जहां मामला था उससे बारीकी यह की गई कि अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम ईडी की चार्जशीट में नहीं रखा गया, यानी रास्ता खोला गया। अब जून 2022 में एनडीए की सरकार बनती है। एनडीए की सरकार यानी एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से पाला बदलकर एनडीए के पाले में आते हैं, और जून 2022 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री रह चुके थे देवेंद्र फडणवीस, वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं जून 2022। अक्टूबर 2022 में एक वही आर्थिक अपराध शाखा, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, तब
उस सरकार में फिर वही आर्थिक महाराष्ट्र की आपराधिक जो आर्थिक अपराध शाखा है उसने फिर केस शुरू कर दिया, और केस शुरू करने के साथ ईडी के साथ उसका केस फिर शुरू हो गया। अब अजीत पवार सरकार में शामिल नहीं है, वो अलग है। इसके बाद जब अजीत पवार फिर एनडीए में आते हैं शिवसेना और एनसीपी तोड़ करके, तो फिर मुंबई की जो महाराष्ट्र की आर्थिक अपराध शाखा है उसने जुलाई 2023 में उनके एनडीए में शामिल होते एक ही केस में महाराष्ट्र की आर्थिक अपराध शाखा ने एक ही केस में पहले क्लोजर रिपोर्ट लगाया, फिर सरकार बदली, जब वो विपक्ष में गए केस खोल दिया, फिर वो सरकार में जुलाई 2023 में आए वो केस बंद कर दिया और ईडी का जो है केस कोल्ड स्टोरेज में चला गया। अगर आप एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में जो महाराष्ट्र के बाहर के हैं, सामान्य तौर पर अगर आपसे मैं पूछूं कि आप पुरानी एनसीपी जब एक थी तो आप कितने नेताओं का नाम जानते हैं या चेहरा जानते हैं, तो आप कहेंगे सबसे नंबर 1 पर शरद पवार, नंबर 2 पे अजीत पवार, नंबर 3 पे प्रफुल्ल पटेल, नंबर 4 पे सुप्रिया सुले, नंबर 5 पे छगन भुजबल। ये 5-6 नेताओं को ही राष्ट्रीय स्तर पर एनसीपी का नेता की पहचान है, और इसमें से जो टॉप 3 हैं यानी शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे के सारे अब एनडीए में हैं, और ये सारे वो लोग हैं। अब प्रफुल्ल पटेल का मामला लीजिए। प्रफुल्ल पटेल नागरिक उड्डयन मंत्री मनमोहन सिंह सरकार में 10 साल तक रहे थे। उन पर सीबीआई ने सरकार बदलने के बाद 2017 में सीबीआई ने उन पर केस दायर किया एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय में और कुछ एयरपोर्ट्स के मसले को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में एक मामला दर्ज किया। 2019 में उसी मामले को जब सीबीआई ने, तो ईडी ने भी उस मामले में जांच शुरू की और ईडी ने चार्जशीट में प्रफुल्ल पटेल का नाम भी लिया। और 2023 में प्रफुल्ल पटेल, जो कि इंडिया गठबंधन की पहली बैठक में नीतीश कुमार के बुलावे पर शरद पवार जिस एक नेता को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बन रहा था, जो पहली बैठक हुई बिहार में, शरद पवार जिस एक नेता के एनसीपी को अपने साथ लेके गए उनका नाम प्रफुल्ल पटेल है। लेकिन इंडिया गठबंधन की पहली बैठक के बाद ही ऐसा क्या हो गया कि प्रफुल्ल पटेल मुंबई आते ही उनका मन बदल गया, या उन पर ऐसा दबाव पड़ा, उन्होंने तुरंत से तुरंत, यानी छगन भुजबल, अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। यह है जुलाई 2023 की बात। अभी मार्च 2024 ने सीबीआई ने उनके मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, यानी मामला बंद। अभी अदालत में क्लोजर रिपोर्ट अभी जाएगी और सीबीआई की जांच हो गई, प्रफुल्ल पटेल इधर आ गए, और मार्च में वही प्रफुल्ल पटेल जो लगातार एनसीपी की तरफ से राज्यसभा और लोकसभा में जा रहे थे, वो एनडीए की तरफ से मार्च में ही राज्यसभा सांसद बन गए, मामला बराबर हो गया। अब मैं शिवसेना के एक प्रमुख नेता थे और वो मुख्य प्रवक्ता भी थे उद्धव ठाकरे जब शिवसेना एक थी, उनका नाम है प्रताप सरनाईक। बड़ा मजेदार केस है उनका। उनके खिलाफ नवंबर 2020 में ईडी ने उनके कई ठिकानों पर रेड की जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और वो मुख्य प्रवक्ता थे। जनवरी 2021 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, यानी जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो जो उनकी कंपनियों के खिलाफ महाराष्ट्र की आर्थिक अपराध शाखा जो जांच कर रही थी, अब सरकार तो बन गई उद्धव ठाकरे की, उद्धव ठाकरे, तो वहां मामला बंद हो गया। महाराष्ट्र पुलिस ने उनका मामला जनवरी 2021 में बंद कर दिया। जून 2022 में, लेकिन ईडी तो थी, महाराष्ट्र की आर्थिक अपराध ने भले बंद कर दिया और जैसा अजीत पवार के मामले में बंद किया था, लेकिन ईडी तो थी, ईडी यहां भी थी। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के साथ वो चले गए, जबकि प्रताप सरनाईक बहुत ठाकरे परिवार के करीबी और बहुत विश्वस्त माने जाते थे। आपको मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के लिए
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी जो सार्वजनिक भी हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा हैरेसमेंट हो रहा है, ये जो सरकार हम लोगों ने बीजेपी को छोड़ के बनाई है, मेरा हैरेसमेंट हो रहा है, आप पार्टी अध्यक्ष हैं भैया, फिर से बीजेपी से हाथ मिला लो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जून 2022 में वो शिंदे कैंप के साथ चले गए, एकनाथ शिंदे कैंप के उद्धव ठाकरे में शामिल हो गए। सितंबर 2022 में क्लोजर रिपोर्ट लग गई और इस तरीके से उनकी भी क्लोजर रिपोर्ट लग गई। वो भी मामला अभी अदालत में। मैंने कहा कि 3 केस तो हमेशा के लिए क्लोज हो गए। अभी जो बाकी 25 में से जो 22, 23 बचते हैं, उनका कोल्ड स्टोरेज में चला गया है। अब उनके अगले मूव पर वो अगर इधर रहेंगे तो वो फाइल बंद रहेगी, अगर उधर चले जाएंगे तो वो खुल भी सकती है। वो मतलब कोल्ड स्टोरेज में है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं भाजपा या सरकार की तरफ से लोग कहते हैं ना कि अभी अगर इधर आके कुछ ऐसा करेंगे या कानून अपना काम करेगा या जो किसी का केस बंद नहीं किया गया, वो इसलिए भी है कि कभी उधर भी कोई गया तो फिर उसके बाद देखा जाएगा, अगली सरकार आएगी तो भी देखा जाएगा। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी सरकार पर ही आरोप है। मुलायम सिंह और मायावती के ज़माने में जब उन्होंने मनमोहन सरकार को सपोर्ट दिया था तो उनके खिलाफ भी आर्थिक अपराध की सीबीआई में जो मामले चल रहे थे उस पर उसी तरह से पानी फेरा गया। जो आय से अधिक संपत्ति का मामला था उसको भी उसी तरह से निपटाया गया। लेकिन वो मामला और अब का मामला यह है कि विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जांच एजेंसियों के छापे और उनके पाला बदले। मुलायम सिंह मायावती ने पाला तो नहीं बदला लेकिन सपोर्ट किया था बाहर से। यहां तो पाला बदलने में मामला है और नहीं बदलने पर और है। अब मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में, संजय सिंह 6 महीने जेल में। अब चूंकि इसका ट्रायल ही नहीं, 1.5 साल हो गया, इस केस का ट्रायल ही नहीं शुरू हो रहा है। जमानत की बात तो दूर की, जमानत की बात तो बाद में की जाए, लेकिन चूंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होती जा रही है तो दिल्ली शराब घोटाला जो कि जुलाई 2022 से जिसकी जांच शुरू हो रही है वो 1.5 साल हो गया, अभी उसमें ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। और इसमें गिरफ्तारियों का जो सिलसिला है वो आप देख ही रहे हैं कितनी तेज है और किस किस को गिरफ्तार। और दूसरी तरफ जो मामला है, मैं थोड़ा 2-1 केस और आपको बता देता हूं, बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर है, वो मैंने थंबनेल इसका दिया है ना कि कहत लग जाई धक से। तो जब सच बोलिए तो वो लगता है मैं इधर की उधर की बात नहीं, जो फैक्ट है, जो रिपोर्ट में आया है, जो विपक्षी दलों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, जो रिपोर्ट है, जो उसके हवाले से मैं बातें बता रहा हूं। और ये तो सबको पता है, महाराष्ट्र में एक भी आदमी, एक भी इंसान, एक भी नागरिक महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा जो आर्थिक अपराधों की बात होते वक्त, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की धरती पर भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने की बात करते थे तो उनका इशारा एनसीपी की तरफ था। और एनसीपी के सारे बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से हमेशा से लगाए गए। आपको मालूम है शरद पवार के पोते जो रोहित पवार अभी उधर हैं, उनको यही महाराष्ट्र इसके कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में लगातार ईडी और सीबीआई का आप देख ही रहे संबंध जा रहा है और वो जाते भी रहते हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र और बंगाल पर ईडी और सीबीआई। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र और बंगाल के नेताओं पर ईडी का थोड़ा ज्यादा ही, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इन 2 राज्यों के विपक्षी नेताओं पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी रही। मैंने आपको महाराष्ट्र का बताया, झारखंड का बताया, अब 2-4 नाम पश्चिम बंगाल, 2 नाम पश्चिम बंगाल के सुन लीजिए। शुवेंदु अधिकारी, ये इनके तो आप जानते ही हैं। टीएमसी में देखिए हुआ क्या कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के खिलाफ अपने अपने गढ़ों में मजबूत थी, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जैसे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, टीएमसी, एनसीपी, इनके जो बड़े नेता हैं वो अगर किसी मामले में फंसे, आपको मालूम है कि मोदी सरकार आने के बाद शारदा स्टिंग केस में पैसे लेते हुए टीएमसी के नेता जो पकड़े गए थे, तो टीएमसी में नंबर 2 माने जाते थे मुकुल राय, नंबर 3 शुवेंदु अधिकारी। अधिकारी फैमिली पूरा एक दबदबा है, अगर आप उनका देखें एक पूरे इलाके में। मैं तो वहाँ गया हूँ और उनके परिवार से 2 सांसद भी रहे थे उस समय।
तो विधायक रहे शुवेंदु अधिकारी ने वहाँ नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा दिया, तो आप समझिए वो कितने ताकतवर थे। लेकिन ममता बनर्जी के नंबर 3 थे और उनका पूरा राजनीतिक उद्भव, सारा उत्थान ममता बनर्जी के बैनर तले हुआ था। लेकिन शारदा स्टिंग केस में आने के बाद मुकुल राय और शुवेंदु अधिकारी पर मुकदमा हुआ। शुवेंदु अधिकारी उस समय लोकसभा के मेंबर थे। 2019 में सीबीआई ने उनके खिलाफ जो केस हुआ, पहले तो केस हुआ और उसके बाद सीबीआई ने लोकसभा अध्यक्ष से शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत मांगी। आपको मालूम है 5 साल से ज्यादा हो चुके, अभी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ जो वो प्रार्थना पत्र सीबीआई का है वो लोकसभा अध्यक्ष की मेज पर ही है, ऐसा रिपोर्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप जगह जगह आप देख लीजिए, मुकुल राय ने तो पाला बदला था, फिर वो अब चले आए, अब वो अस्वस्थ भी रहते हैं। उनके खिलाफ अगला ईडी सीबीआई का कोई संबंध सुनने में नहीं आया जब से वो टीएमसी में आए हैं। लेकिन कुल मिला के यही स्थिति देश में है और इसीलिए विपक्षी दल के नेता लगातार ये कहते हैं कि ये वॉशिंग मशीन है। मैं जब से आपसे ये बात कर रहा हूँ, तमाम वो चेहरे, ज्योति मिर्धा, इंडिया बुल्स को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां, उनकी कंपनी इंडिया बुल्स के लिए, उनके खिलाफ भी जांच शुरू हुई थी। ज्योति मिर्धा नागौर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। नवीन जिंदल का कोयले घोटाले में नाम, केंद्रीय जांच एजेंसियां ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की, उन्होंने तुरंत बीजेपी ज्वाइन की, वो भी प्रत्याशी हैं। 30 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो तुरंत भारतीय जनता पार्टी में अभी चुनाव की घोषणा के बाद जो लोग शामिल हुए हैं, 25 से 30 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। तो अब तो चुनाव की घोषणा हो गई। जैसा मैंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद थोड़ा मीडिया भी कुछ खुलासे करने लगा है और कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बातें आने लगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ये बातें आप तक नहीं पहुंच रही होंगी। मैंने सोचा यहीं से थोड़ा आपको जानकारी दी जाए। अगला वीडियो कुछ देर के बाद। नमस्कार।